611 तारा छिपाने वाली घास। अर्थ ने जिन 3 चीजों का जिक्र आर्या से किया, उसे सुनकर आर्या की आंखें एक झटके में खुल गईं और बोली, आप ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि आप उन चीजों को प्राप्त करने में मेरी सहायता कर सकती हैं? अर्थ ने उम्मीद के साथ पूछा, लेकिन आर्या ने उसे तुरंत नकार दिया, जिससे अर्थ की उम्मीद एक झटके में गायब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके चेहरे पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। आर्या ने अपनी भौहों को थोड़ा सा हिलाया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैंने कभी भी जेम ग्रास के बारे में नहीं सुना, लेकिन पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर केवल उसके मरने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। और ब्लू विंड एम्पायर में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो वास्तव में इस तरह ताकतवर जानवर को मरने का दमखम रखते होंगे। यहाँ की प्रोजन क्लाउड संप्रदाय में भी लोग ऐसा करने में सक्षम होंगे, वे उनकी संख्या भी बहुत कम है। और रही बात तीसरी चीज यानी कि पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल, तो वह एक अमूल्य अमर खजाना है जिसके लिए चारों संप्रदाय भी पागल हो जाएंगे। ऐसे में ये 3 चीजें हासिल करना मेरे लिए तो पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है। भले ही मेरी गुरु इन चीजों को तलाश करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए इन्हें प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। अर्थ की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वे चुप हो गया। वैसे आपने बताया नहीं कि आप उन 3 चीजों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? आर्या ने फिर से पूछा। मेरी गहरी नसों की मरम्मत करने की कोशिश, अर्थ ने उत्तर दिया। मैं वास्तव में आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, आर्या ने कहा। उसे विश्वास नहीं था कि वे 3 चीजें वास्तव में किसी की गहरी नसों को ठीक कर सकती हैं। अर्थ ने अपना सिर हिलाया जैसे कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वे 3 चीजें ऐसी वस्तुएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें कोई सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मैंने तो केवल उनके बारे में आपसे पूछ रहा था। एक छोटे से विराम के बाद अर्थ फिर से धीमी आवाज में बोला, वाईपी, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में तुम्हारे लौटने के बाद क्या हम दोबारा मिलेंगे? मुझे दोबारा वाईपी मत कहो, मेरा नाम आर्या है, आर्या ने कहा। जैसे जैसे उसकी आवाज ऊंची होती गई, उसकी आवाज में ठंडापन बढ़ता गया। इस पर अर्थ ने लापरवाही से कहा, मैंने तुमसे शादी की है और तुमने भी मुझसे शादी की है। हम पहले ही हजारों को साक्षी मानकर स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम कर चुके हैं। हम शादी की पूरी प्रक्रिया से भी गुजरे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। ऐसे में मैं अगर तुम्हें वाइफ ही न कहूँ तो और क्या कहूँगा? अर्थ की बात सुनकर आर्या अवाक हो गई। थोड़ी देर बाद वह उदासीनता से बोली, कुछ भी जो तुम्हें उपयुक्त लगे। अर्थ थोड़ा मुस्कराया। उसकी पत्नी अछूत थी, लेकिन उसके पास बातचीत करने का कोई कौशल नहीं था। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या हम दोबारा मिलेंगे? अर्थ ने फिर से पूछा। नहीं, आर्या ने उत्तर दिया। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करते हुए दीवार से अपना सिर टिका लिया और बोला, आपको वास्तव में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए। आप जैसी प्रतिभाशाली इंसान के लिए इस छोटे से तियान शहर में नहीं रहना चाहिए और न मेरे द्वारा बंद कर रहना चाहिए। जब आप चली जाएंगी तो आपकी प्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य होने की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी, जिससे इस छोटे से तियान शहर में कोई मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर मैं यहाँ आराम से रहूंगा। जैसी आपकी इच्छा, आर्या ने भावहीन होकर उत्तर दिया। यह तो और भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को अपनी रखैल बना सकता हूँ। अर्थ ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन उसकी इस बात आर्या के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी और उसकी शरीर से तुरंत ठंडी शक्ति निकलने लगी, जिससे कमरे का तापमान ठंडा होने लगा। अर्थ जानता था कि आर्या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसने आर्या के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से कहा, देखो, अगर तुम मुझे रखैल बनाने की अनुमति नहीं दोगी तो फिर मैं सचमुच तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्षमाशील आर्या का दिल पानी की तरह शांत था, लेकिन उसका मन अर्थ को कमरे से बाहर निकालने का हो रहा था।
ठीक उसी समय उसने अर्थ को खड़े होकर दरवाजे की ओर जाते हुए देखा। उसने झट से पूछा, कहाँ जा रहे हो? नींद नहीं आ रही है, मैं तारे देखने बाहर जा रहा हूँ, उसने आर्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस तरह इस कोने में बैठकर भला किसी को अच्छी नींद कैसे आ सकती है? आर्या ने अब और कुछ नहीं बोला और अर्थ भी दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। आधी रात का समय था, सब कुछ शांत था। आंगन में खड़े होकर अर्थ ने अपनी आंखों में दृढ़ भाव के साथ सितारों से भरे आकाश को देखा। हालांकि अंदर ही अंदर वे एक हैरान और परेशान कर देने वाली बेचैनी से परेशान था। आज वह पहला दिन था जब उसने पुनर्जन्म लिया था। हालांकि अतीत की तुलना में उसका दिमाग काफी बदल गया था। एक बदलाव के साथ यह भी कहा जा सकता है कि उसने दुनिया को उल्टा कर दिया था। यहाँ तक उसका मजबूत दिमाग भी अपनी वर्तमान क्षतिग्रस्त मिस्टिक वेन्स की स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। यदि वह जेन ग्रास, पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल और पृथ्वी गहन क्षेत्र वाले जानवर का कोर प्राप्त कर सका तो वह अपनी मिस्टिक वेन्स को ठीक करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे तीन में से एक चीज भी प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। आखिर इस दुनिया में ताकतवरों का ही सम्मान किया जाता था। पर्याप्त शक्ति के बिना व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त करना केवल एक भ्रम मात्र था। अचानक अर्थ को अपने बाएं हाथ से हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसने अपना बायां हाथ उठाया और देखा कि उसकी हथेली में आकाश विश्व मोती हल्की हरी रोशनी से तेजी से चमक रहा है। यह देखकर अर्थ की आंखें सिकुड़ गईं। दरअसल आकाश विश्व मोती में जहरीला होने और मजबूत शोधन क्षमता होने के अलावा एक और अतिरिक्त क्षमता थी। इसमें विशेष प्रकार की क्षमता थी जो कि आसपास की अनोखी जड़ी बूटियों और विषैली चीजों को महसूस कर सकता था। यदि कोई अत्यधिक विषैला पदार्थ या फिर कोई अनोखी जड़ी बूटी आकाश विश्व मोती से एक निश्चित दूरी पर हो तो यह समझ जाएगी कि यह कहाँ होगा और चमकती रोशनी निकालेगा तथा अपने लक्ष्य की ओर इशारा करेगा। लेकिन इसकी शर्त यही थी, सामग्री उच्च गुणों वाली होनी चाहिए। एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर भी यह इस तरह से केवल 6 बार चमका था और अर्थ को सबसे दुर्लभ खजाने को खोजने का मौका मिला। हालांकि यह आकाश महाद्वीप पर उसका पहला दिन था जब आकाश विश्व मोती चमका था। आकाश विश्व मोती का इशारा उत्तर दिशा की ओर था, जो कि चुरु कबीले के पर्वत की दिशा की ओर था। अर्थ का अपना छोटा सा आंगन था। इस स्थान को चुरु कबीले की सभी जगहों में से सबसे खतरनाक कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उसके आंगन की दीवारों के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ थे। यह पर्वत अभी भी वास्तव में चुरु कबीले की संपत्ति थी। कभी कभार कोई भटकता हुआ निम्न स्तर वाला जानवर भी दीवारों पर चढ़कर अंदर घुस जाता था, और यदि कोई इस पहाड़ के पीछे से आकर इस स्थान पर कब्जा करना चाहे तो उसके लिए भी यह एक अच्छा विकल्प हो सकता था। लेकिन कबीले की ताकत के सामने आज किसी ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। अर्थ ने संकोच नहीं किया और सीधे दीवार पर चढ़ गया। हालांकि उसकी गहन शक्ति न के बराबर थी, लेकिन फिर भी उसे 3 मीटर की दीवार पर चढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई। पहाड़ी इलाका शांत था। अगर यह पिछला अर्थ होता तो वे आधी रात को यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। अर्थ ने आने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो वे धीरे से उस दिशा में चला गया जिस दिशा की ओर आकाश विश्व मोती इशारा कर रहा था। चांद की रोशनी में पहाड़ धुंध की एक पतली परत से ढका हुआ लग रहा था, जिससे यह रहस्यमय और खतरनाक भी लग रहा था। कुछ समय बाद अर्थ पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। यहाँ पर आकाश विश्व मोती की टिमटिमाती रोशनी अपने चरम पर थी। अर्थ रुका और सोचने लगा कि क्या वे यहीं आसपास है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पर्वतीय क्षेत्र का तलहटी मात्र था। चुरु कबीले के चिकित्सकों को यहाँ से रोज गुजरना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर कोई जड़ी बूटी उनकी नजर से कैसे बच सकती है? हालांकि आकाश विश्व मोती की चमक शीर्ष पर थी, जिसका मतलब यह था कि लक्ष्य कम से कम 10 कदम के दायरे में था।
चांदनी रात में अर्थ की भौहें कड़ी होगी क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे और ध्यान से अपने आसपास जमीन के हर इंच को देख रही थी। सामान्य परिस्थितियों में औषधीय जड़ी बूटी जितनी अधिक मूल्यवान होती है वे स्थान उतना ही खतरनाक होता है। लेकिन पहाड़ की तलहटी पर खरपतवार के अलावा कुछ नहीं था। वहां पर फिलहाल तो खतरे का कोई नामो निशान नहीं था और अर्थ को अभी भी कोई जड़ी बूटी नहीं मिली थी जिससे उसे आकाश विष मोती की प्राकृतिक भावना पर संदेह होने लगा। अर्थ आंखें ध्यान से जमीन के एक घेरे को देख रहा था, लेकिन उसे वहां पर सामान्य खरपतवार के अलावा कोई सबसे आम जड़ी बूटी भी नहीं मिली। वह जैसे ही हार मानने वाला था तभी उसकी नजर अचानक किसी असामान्य गतिविधि वाली जगह पर पड़ी। आज के अर्थ के पास बहुत ज्यादा आत्मज्ञान था। उसने अपना सिर उठाया और उस जगह को देखा जहां से उसे असहज भावना महसूस हुई थी। वहां पर भी बड़ी मात्रा में खरपतवार थी, लेकिन एक चट्टान के किनारे एक खरपतवार ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वो वहां पर चला गया और उसके बगल में बैठ गया। वो बहुत देर तक घास फूस को देखता रहा। उस जंगली घास फूस के बीच जमीन पर छोटी सी दरार थी। हालांकि यह दरार बहुत छोटी थी और उस दरार में दो घास के तिनके उगे थे। हालांकि अगर कोई करीब से देखता तो पता चलता कि ये तिनके आसपास की खरपतवार की तुलना काफी अलग थे। इस समय अर्थ की आंखें उस दरार पर मजबूती से टिकी हुई थी और अचानक ही उसने घास के उन दो पौधों का विचित्र रूप देखा। वे पलक झपकते ही प्रकट हुए और फिर बिना कोई निशान छोड़े दोनों पौधे गायब हो गए। अर्थ की आंखें चंबड़ी हो गईं और वह अचानक ही परमानंद से भर गया। उसने तेजी से वह हाथ आगे बढ़ाया जिसमें आकाश विष मोती था, उसको उस दरार की ओर बढ़ाया और उस आकाश विष की रोशनी के नीचे वे दोनों पौधे फिर से दिखने लगे। तारा छुपाने वाली घास, यह वास्तव में तारा छुपाने वाला घास है और वो भी दो पौधे। अर्थ ने उत्साहित होकर धीमी आवाज में कहा और उन्हें उखाड़ने के लिए अपना हाथ नीचे किया, जिससे आकाश विष मोती चमक उठा और दोनों पौधे उसके हाथ में आ गए। औषधीय जड़ी बूटी की गुणवत्ता जितनी अच्छी होती थी उसकी कटाई करना उतना ही कठिन होता था, क्योंकि कटाई के दौरान कोई भी गड़बड़ हुई तो उसका औषधीय गुण तुरंत नष्ट हो सकता है। लेकिन आकाश विष मोती के साथ चाहे जड़ी बूटी कितनी ही जटिल क्यों ना हो, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आकाश विष मोती अपनी आभा को किसी भी प्रकार की किसी भी जड़ी बूटी के चारों ओर पूरी तरह से लपेटकर किसी भी संभावित हानिकारक प्रभाव के बिना जड़ी बूटी की कटाई कर सकता था। यह वास्तव में एक चमत्कार था। तारा छिपाने वाली घास के पौधों को देखकर जो उसकी हथेली में छिपे थे, अर्थ की बाहर उत्साह से कांप उठी। अपने पूरे 24 साल के जीवन में उसने एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर लगभग हर जगह यात्रा की थी और उसे केवल एक पौधा तारा छिपाने वाली घास का प्राप्त हुआ था और यहाँ पर उसे पहले दिन ही उसके दो पौधे मिल गए थे, वो भी अपने घर के पहाड़ों में। कोई यह नहीं कह सकता है कि तारा छिपाने वाली घास और सामान्य खरपतवार के बीच तुलना करने पर कोई अंतर है, क्योंकि कोशिश करने पर भी उनमें अंतर कर पाना लगभग असंभव था। साथ ही इसमें एक असामान्य क्षमता थी जिससे कि ये अपने आप को अदृश्य कर लेती थी। एक तरह से इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसे कोई ढूंढना चाहे तो उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसके गुरु ने उसे एक बार बताया था कि तारा छुपाने वाली घास एक बहुमूल्य खजाना है, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में इसे पहचाने की क्षमता रखने वालों की संख्या 5 से अधिक नहीं थी। इसके अलावा दुनिया में एकमात्र चीज जो इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सकती है वो आकाश विष मोती है। यह वास्तव में स्वर्ग की कृपा है जो मेरी सहायता कर रही है। तारा छिपाने वाली घास के इन दो पौधों का मालिक होना एक अचूक रूप का पता होने के बराबर है। मैं इनको स्टार कंसीलिंग फिल्म में परिष्कृत करने के बाद कुछ समय के अदृश्य हो सकता हूँ, जिससे मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, भले ही वो लोगों को मारना या लूटना ही क्यों ना हो। अर्थ यह कहकर जोर से हंसा।
इसके बाद उसने उन दोनों पौधों को आकाश विष मोती के भीतर भेज दिया। डस के ऐसा करने के बाद आकाश विष मोती की चमकती रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। अर्थ जैसे ही वापस लौटने के मुड़ा ही था कि उसे अपने बाईं ओर 50 मीटर से कम दूरी पर एक धुंधली छाया दिखाई। यह एक अस्पष्ट सफेद जैसी दिखाई दे रही थी। अर्थ कुछ देर सोचने के बाद उस छाया की ओर जाने लगा। आखिर क्या है यह धुंधली छाया? कहीं यह अर्थ के लिए कोई खतरा तो नहीं है? और कैसे ढूंढ पाएगा अर्थ अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयन पाइकेट नोवेल पर। न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप 83 लाइक्स 3 कमेंट 0/12 लाल बालों वाली रहस्यमयी लड़की। जब अर्थ ने उस सफेद छाया को देखा तो वो उसकी ओर जाने लगा। अगर वो पहले वाला अर्थ होता तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अभी उसने आगे बढ़ने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। जैसे वह उस साए के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि यह वास्तव में कोई इंसान था, जो कि बहुत शांति से लेटा हुआ था। आप कौन हैं? जब अर्थ ने उस धुंधले इंसान को देखा तो उसने चलना बंद कर दिया और पूछा। अर्थ के सवाल का उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अर्थ को महसूस हुआ कि शायद वो इंसान बेहोश है। अर्थ ने ज्यादा नहीं सोचा और वो उसके करीब चला गया और चांदनी की रोशनी में स्तब्ध होकर उसे देखा तो उसे पता चला कि वो वास्तव में एक लड़की है। एक लड़की जो 12 से 13 साल की लग रही थी और उसने अस्त व्यस्त पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था और उसका शरीर किसी भयभीत बिल्ली के बच्चे की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी स्कर्ट के नीचे उसकी 2 छोटी छोटी टांगें बर्फ की तरह सफेद दिख रहे थे। डस के शरीर पर सबसे आकर्षक चीज जो थी वो उसके बाल थे। यह अप्रत्याशित रूप से एक दुष्ट राक्षस के अलौकिक चमकीले लाल रंग जैसे थे। एक लड़की? कोई लड़की यहाँ कैसे हो सकती? और ये यहाँ पर कैसे पहुंची? और इसके बालों के रंग के पीछे का कारण क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि आक्ष महाद्वीप पर लाल बालों वाले लोग उपस्थित हैं। अर्थ ने झुककर अपना हाथ बढ़ाकर लड़की के कंधे को धीरे से हिलाया। छोटी लड़की। छोटी आश्चर्य से चिल्लाने के बाद उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसने बिजली जैसी तेजी के साथ अपना हाथ लड़की के कंधे से वापस खींच लिया, क्योंकि उसे उसके शरीर से एक चौंकाने वाली अनुभूति महसूस हुई। उस लड़की के शरीर से बेहद जहरीली आभा निकल रही थी। यह जहर इतना खतरनाक था कि अर्थ भी उससे थोड़ा घबरा गया, क्योंकि यह अर्थ के द्वारा देखे गए अब तक सबसे शक्तिशाली जहरों से भी काफी ज्यादा खतरनाक था। ये इतना भयानक था कि हाथ लगाते ही अर्थ के रोंगटे खड़े हो गए। वह भयानक काले रंग का जहर था, यहाँ तक उस लड़की के आसपास की जमीन भी जहर के प्रभाव से काली पड़ गई थी। अर्थ का हृदय अंदर से कांप उठा। वो तो यदि अर्थ के पास आकाश विष मोती नहीं होता तो जैसे ही उसने उस लड़की के शरीर को छुआ था वैसे ही उसका आत्मा उसका शरीर छोड़ देती। अर्थ थोड़ी सोच में पड़ गया। इस संसार में इतना भयंकर विष कैसे हो सकता है? क्या सभी जहरों में सबसे खतरनाक जहर आकाश विष मोती से निकलने वाला जहर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में आकाश विष मोती से भी ज्यादा जहरीली कोई चीज है? अर्थ के मन में कई संदेह थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ये छोटी लड़की वास्तव में बेहोश नहीं थी, बल्कि जहर के प्रभाव से मर चुकी थी। क्योंकि इस जहर के प्रभाव से कोई आकाश गहन क्षेत्र वाला योद्धा न बच सके। फिर इस लड़की की तो बात छोड़ ही दो, अर्थ ने मन ही मन कहा। अर्थ ने एक गहरी सांस ली और एक झिझकने के बाद उसने फिर से उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे से उसके बेजान शरीर को पलट दिया। चांद की रोशनी में लड़की के उस चेहरे को देखकर अर्थ सदमे में डूब गया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। कोई लड़की इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? अर्थ की आत्मा से एक कांपती आवाज निकाली। यह लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि शायद किसी की आत्मा तक चुरा ले।
यदि वह इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि इतनी कम उम्र की लड़की अप्रत्याशित रूप से इतना रोमांचक आकर्षण प्रकट कर सकती है। उसके विशेष लाल बाल, सफेद मोतियों जैसा चेहरा जिसकी प्रत्येक विशेषता अपने चरम सीमा तक सुंदर थी। अर्थ को इस लड़की की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। उसने अब तक की सबसे सुंदर जिस लड़की को देखा था वो उसकी आर्या थी, जो कि पूरे तियान सिटी में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ तक पूरे ब्लू विंड एम्पायर में भी शायद ही कोई उसकी बराबरी कर सके। लेकिन अर्थ ने जब इस लड़की का चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी लड़की के चेहरे का उसकी आत्मा की गहराई तक इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा। वह इस समय केवल 12-13 साल की लग रही थी। अगर वह आर्या की उम्र की होती तो शायद उसकी केवल एक मुस्कुराहट से ही अराजकता फैल जाती। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की को एक ऐसे भयानक जहर से मार दिया गया जिसे अर्थ जैसे जहर विशेषज्ञ ने तक पहली बार देखा था, और चुरु कबीले की पहाड़ पर मर गई थी। अर्थ यह पता नहीं लगा पाया कि वास्तव में वह कौन सा जहर है। उसे केवल यह महसूस हुआ कि यह वास्तव में कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस खूबसूरत लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। वास्तव में वे कितने क्रूर लोग होंगे जिन्होंने इतनी खूबसूरती लड़की को इतनी बेरहमी से मार डाला। अर्थ ने लड़की के चारों ओर जहर से दूषित काली वनस्पति और जमीन को देखा, और एक पल रुकने के बाद अपना बायां हाथ बढ़कर लड़की की ठंडी छाती पर रख दिया, जिससे आकाश विषमोती ने तुरंत उसके शरीर में मौजूद जहर को सोखना शुरू कर दिया। यह चुरु कबीले का पहाड़ था, और यदि यह जहर फैलता तो पूरा पहाड़ एक मृत पहाड़ में बदल जाता। भले ही आकाश विषमोती की शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन उसमें अभी जहर को सोखने की क्षमता तो बरकरार थी। उसकी हथेली में आकाश विषमोती चमकता रहा, जिससे लड़की के शरीर का जहर शुद्ध होता गया। इसके तुरंत बाद अर्थ को लड़की की छाती में थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, और उसने देखा कि लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। अर्थ को उस लड़की की आंखों से एक भयानक आभा महसूस हुई, और जैसे उसकी आंखें लड़की की आंखों से मिली तो अर्थ को गहरी खाई में गिरने जैसी भयावहता महसूस हुई, जिससे उसका दिल काफी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था यह लड़की जो अभी सांस तक नहीं ले रहा था और जिसका शरीर बर्फ की ठंडा पड़ गया था, उसने अब अपनी आंखें खोल ली थी। लड़की ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्थ की बाएं हथेली को मजबूती से पकड़ लिया। उसने अपने ऊँट हिलाए और आवाज निकाली, आकाश विषमोती। उसके मुंह से ये 3 शब्द सुनकर अर्थ ऐसे कांपने लगा जैसे कि भूकंप आ गया हो। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश विषमोती उसके द्वारा एजे और क्लाउड महाद्वीप से यहाँ पर लाया गया था। यह आकाश महाद्वीप मौजूद नहीं था, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ एक नजर देखकर ही उसका नाम बता दिया। अर्थ अभी अपने सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक उसे अपनी उंगली में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से कराह निकल गई। जब उसने अपनी उंगली को देखा तो पाया कि उस लड़की ने उसकी उंगली पर बहुत जोर से काट लिया था। काटने के कारण उसकी उंगली से तेजी से खून बहने लगा और वो सारा खून लड़के ने अपने मुंह के अंदर सोख लिया, वो भी जमीन खून की एक भी बूंद गिरे बिना। चिंतित होकर अर्थ ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अर्थ अपना हाथ लड़की के नाजुक हाथ की पकड़ से छुड़ाने में पूरी तरह नाकाम रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे चढ़ी होगी, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि उसका सारा खून किसी भयानक खिंचाव के प्रभाव में उसकी उंगली की ओर बह रहा था और उस लड़की द्वारा चूसा जा रहा था। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी उंगली से लगातार खून चूस रही थी, जैसे कि कोई बच्चा दूध पी रहा हो। कौन थी यह लड़की? इस लड़की को इतना घातक जहर दिया गया था, फिर भी वो मरी नहीं। कई बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी अर्थ अपनी उंगली छुड़ाने में असमर्थ रहा। आखिरकार उसने हार मान और वे हंसाए होकर उसे अपना खून चूसते हुए देखता रहा। अर्थ पहले ही कमजोर था और इतनी ज्यादा मात्रा में खून निकलने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे।
जैसे ही उसे लगने लगा कि यह अज्ञात लड़की उसके पूरे खून को चूस लेगी, तभी उसके हाथ की उंगली का दर्द गायब होने लगा, साथ उसकी कलाई की पकड़ भी ढीली हो गई। जैसे उसकी कलाई पर लड़की की पकड़ ढीली हुई, अर्थ तुरंत पीछे हट गया और गहरे भाव वाली आदर्श लड़की को देखने लगा, जो जब से उसका खून चूस रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अर्थ ने देखा कि लड़की कुछ नहीं किया, बल्कि वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सांस नहीं ले रही थी। अर्थ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में ये चल क्या रहा था। अभी अभी यह लड़की उसका खून चूस रही थी, लेकिन अगले ही पल यह उसी स्थिति में लौट गई जिस स्थिति में अर्थ ने उसे देखा था। तभी रात की ठंडी हवा का एक झोंका अर्थ और उस लड़की के शरीर से टकराता हुआ गुजरा। तभी अर्थ ने देखा कि हवा के झोंके के साथ लड़की का शरीर धुंध की तरह हवा में बिखर गया और पूरी तरह से वहां से ओझल हो गए। वहां पर केवल एक सफेद स्कर्ट, एक जोड़ी जूती और एक लाल तितल जैसी क्लिप रह गई। तभी उसकी बाईं हथेली से अर्थ को एक अजीब सी अनुभूति हुई और उसका दिल तुरंत आश्चर्य से कांप उठा। फिर उसने आंखें बंद करके अपनी चेतना को आकाश विश्वमोती के अंदर भेजा। पहले जब वह आकाश विश्वमोती के अंदर गया था तो वो पूरी तरह से खाली था, लेकिन इस बार जब उसकी चेतना आकाश विश्वमोती के अंदर गई तो उसके सामने एक शांत तैरती हुई बर्फ जैसी सफेद बाएडी दिख रही थी। अर्थ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये वही छोटी लड़की थी जिसने उसका खून चूसा था और आकाश विश्वमोती के अंदर नग्न अवस्था में तैर रही थी। यह एक शरीर था जो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी एक आश्चर्यजनक आकर्षण जारी कर रहा था। ऐसा लगता था कि मानो दुनिया की सारी सुंदरता इस परम पूर्णता वाले शरीर के अंदर समा गई हो। अर्थ ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सके उतना ध्यान केंद्रित किया और अपनी नजरों को उसके शरीर से दूर किया। वह पहले स्पष्ट रूप से गायब हो चुकी थी, तो फिर वो अचानक आकाश विश्वमोती के अंदर कैसे जा सकती है? आकाश विश्वमोती मेरे शरीर के साथ विलीन है, इसलिए इस पर केवल मैं ही नियंत्रण कर सकता हूँ। मेरे आज्ञा के बिना ये लड़की अंदर कैसे जा सकती है? क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इसने मेरा खून चूसा है? अर्थ मन ही मन सोच रहा था। आखिर चल क्या रहा है? अर्थ के दिमाग ने पूरे तरीके से काम करना बंद कर दिया था। अपने 2 जीवन काल के अनुभव के बाद भी वे यह सब समझने में असमर्थ था। आखिर कौन है रहस्यमयी लड़की? क्या ये अर्थ के लिए कोई खतरा तो नहीं है? क्या अर्थ इस लड़की के बारे में कुछ पता लगा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए द वारियर आयन ली आयन पाइकेट नोवेल पर 13-बचपन की यादें। अर्थ ने आकाश विश्वमोती से अपनी चेतना वापस ली और जमीन से ली और उस अपने लड़की को कपड़ों को आकाश विश्वमोती में ले जाकर उसे पहना दिए। यह लड़की वास्तव में किस प्रकार की व्यक्ति थी? वह यहाँ कैसे पहुंची? उसने मेरा खून क्यों चूसा? उसे आकाश विश्वमोती के बारे में कैसे पता? और वो उसके अंदर कैसे चली गई? अर्थ के पास इन सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं था। वह काफी देर तक उस लड़की को देखता रहा और फिर उसने धीरे से बुलाया, छोटी बहन, लेकिन लड़की अभी भी होश में नहीं थी, इसलिए उसने अर्थ की बात सुनी ही नहीं। कोई भी समय हो, किसी भी महिला का सबसे ताकतवर हथियार उसकी खूबसूरती होती है। यदि यह लड़की किसी परी की तरह सुंदर ना होकर बहुत ही बदसूरत होती तो अर्थ बिना सोचे ही उसे आकाश विश्वमोती से बाहर निकाल देता। लेकिन ये न केवल सुंदर थी बल्कि वो थोड़ी रहस्यमयी भी लग रही थी, साथ ही उसने अर्थ का खून भी चूसा था। हालांकि जब अर्थ ने उसे आकाश विश्वमोती के अंदर उसे देखा तो उसे लड़की पर थोड़ी दया की भावना महसूस हुई और उसने उसे आकाश विश्वमोती के अंदर ही रहने दिया। यह लड़की किसी भी तरह से सामान्य नहीं है, अर्थ ने सोचा। उसके शरीर पर जो निशान थे और उसके थोड़े फटे हुए कपड़ों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर ये जहर किसी ने जबरदस्ती डाला था। इस युवा लड़की के लिए साधारण जहर मारना लगभग असंभव था, इसलिए उसके दुश्मन ने उसे सबसे शक्तिशाली दिया। इस प्रकार के जहर का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वाकई बहुत ही बेरहम था। और इससे भी अधिक भयावह बात तो ये थी कि
इस लड़की का पूरा शरीर इस जहर में डूबा होने के बाद भी वे अभी तक जिंदा थी। आकाश विषमोती से बाहर निकलने से पहले अर्थ ने इस लड़की को काफी देर तक सोचा। उसे ये भी नहीं पता था कि ये लड़की कब उठेगी। इतना सोचने के बाद अर्थ तुरंत आकाश विषमोती से बाहर आ गया। उसके बाद अर्थ ने जमीन पर फैले जहर को शुद्ध किया और वापस लौटना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में केवल अर्थ के कदमों की आवाज पहाड़ी इलाके से आ रही थी। जब वह अपनी दीवार से 100 कदम की दूरी पर था तो उसने अचानक एक छाया को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही उसने उस परछाई को आते हुए देखा तो उसके कदम रुक गए और सोचा, इतनी रात को अब और कौन यहाँ आ रहा है। इतने में परछाई अर्थ के करीब आ पहुंची, जिसे देखकर अर्थ के मुंह से निकाला, छोटी चाची। यह निश्चित रूप से सारिका थी। उसने अर्थ के पास आकर उसे अपना सुंदर चेहरा दिखाया और आंखें चौड़ी करके पूछा, अर्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्थ ने अपना सिर खुजलाया और हिचकते हुए बोला, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए तारे देखने आ गया। आज रात आपकी शादी की रात है और आर्या के साथ होने की बजाय यहाँ तारे देख रहे हैं। सारिका ने उसकी बाह पकड़ ली। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। क्या आप जानते हैं कि यहाँ आना आपके लिए खतरनाक है? तुम्हें पता है न, यहाँ पर जादुई जानवर आते रहते हैं और रात ज्यादा होने पर डाकू भी आ सकते हैं। यदि आप उनसे टकरा गए तो क्या होगा? मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि तुम यहाँ पर बिना मेरे या दादाजी के साथ के बिना यहाँ नहीं आ सकते हैं, भले ही वो दिन का समय क्यों ना हो। लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते और इतनी रात को यहाँ आ गए। मैं वाकई तुमसे इस बार बहुत नाराज हूँ। सारिका ने सजा के तौर पर अर्थ की बाह पर जोर से एक चुटकी काट ली। आह, दर्द हो रहा है। अर्थ चिल्लाया और माफी मांगते हुए कहा, छोटी चाची मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं अगली फिर दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करूँगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। वो आगे बोला, अगर मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँ तो जरूर आपके साथ ही आऊंगा। अर्थ ने वादा करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगली बार आपको यहाँ की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। सारिका ने कहा, अच्छा छोटी चाची, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं? अर्थ ने भ्रमित होकर पूछा। मैं उसकी आवाज धीमी हो गई और उसकी आंखें थोड़ी खोखली लग रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी आज रात नहीं आ रही थी और मैंने देख कि आसमान आज वाकई चमकीला है, इसलिए मैं देखने के लिए पहाड़ों में चली आई। अर्थ ने आसमान की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है छोटी चाची, जब हम छोटे थे तो अक्सर रात को हम दोनों रात को यहाँ पर तारे देखने आते थे और पकड़े जाने पर दादाजी द्वारा डांट पड़ती थी। हम, सारिका ने जवाब दिया, लेकिन शायद अब हम कभी एक साथ रात को तारे देखने नहीं आ पाएंगे। क्यों? अर्थ ने पूछा। अरे बुद्धू, क्या एक ही अब तुम्हारी शादी हो चुकी है? भविष्य में शाम की हवा और रात का आनंद लेने के लिए बाहर आने की बजाय तुम्हें रात में बिस्तर पर अपनी पत्नी आर्या के साथ होना चाहिए था। सारिका ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखते हुए कहा, ये सच नहीं है। जब तक छोटी चाची चाहे मैं तब तक छोटी चाची के साथ यहाँ पर आऊंगा। देखो, क्या अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी भी ऐसा कह रहे हो? अपनी शादी की रात यहाँ छिपकर पहाड़ों में घूम रहे हो? कहीं आर्या ने तुम्हें कमरे से बाहर तो नहीं भगा दिया? सारिका के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्थ ने सारिका से कहा, मुझे आर्या ने बाहर नहीं भगाया, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा चलो उस जगह पर चलते हैं, सारिका ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। अर्थ ने एक आह भरी और फिर सारिका का हाथ पकड़कर उस ओर चलना शुरू कर दिया जिस जगह की ओर सारिका ने इशारा किया था। यह नरम और कोमल घास से ढकी एक छोटी सी पहाड़ी थी। अर्थ और सारिका एक दूसरे के कंधे से कंधा टिकाकर बैठे थे और ठंडी हवा में उनके दिलों को शांति मिल रही थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा खो दूंगी।
आर्या एक बहुत सुंदर लड़की है जो हर मामले में मुझसे बेहतर है। मुझे डर था कि एक बार जब वो तुम्हारे पास आ गई तो तुम हमेशा ही उसके साथ ही रहोगे और तुम्हारे पास मुझसे मिलने के लिए ज्यादा समय ही नहीं रहेगा। रात के चमकीले आकाश को देखते हुए सारिका ने कहा। छोटी चाची को सचमुच मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अर्थ ने कड़वाहट से उत्तर दिया, मैंने आज ही स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्या मिलकर भी मेरी छोटी चाची की बराबरी नहीं कर सकती हैं। और मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है जिसे मैं बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं हूँ। सारिका के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझे सदैव अपने दिल में रखोगे। बिल्कुल, अर्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा। छोटी चाची और दादाजी मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं और उनकी तुलना दूसरे लोगों से नहीं की जा सकती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भले ही मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और आशा करता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूलोगी। हे सारिका खुशी से मुस्कराई। उसने अर्थ की बाह को पकड़ रखा था और उसका सिर अर्थ के कंधे पर रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि हमें एक साथ यहाँ आए हुए काफी महीने हो गए हैं। जब हम छोटे थे तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हम अक्सर यहाँ तारे देखने के लिए आया करते थे, अर्थ ने कहा। जिसका जवाब देते हुए सारिका ने कहा, मुझे याद है सर्दियों की एक रात इसी स्थान पर काफी देर तक इसी स्थान पर बैठे रहे थे और फिर एक साथ यहीं पर सो गए थे। पता चला कि उस रात काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी और हम सोते हुए ही जम गए थे। और जब पिताजी ने हमें देखा तो हम पहले ही हिमानव में बदल चुके थे। और बाद में 2 दिनों तक चूल्हे के सामने बैठने और ढेर सारी कड़वी दवा पीने के बाद ही हम ठीक हुए थे। ये कहते हुए सारिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अर्थ ने भी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ लेकिन दादाजी हमें देखने के बाद काफी गुस्से में थे लेकिन वो हमें पीटने में अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने हमें सजा के तौर पर बर्फ का एक टुकड़ा खोदने के लिए कहा था और हमने फिर से बर्फ में खेलना शुरू कर दिया था। तुम्हें याद है हमने खेलते हुए एक बड़ा स्नोमैन भी बनाया था जो बिल्कुल दादाजी की तरह दिखता था। हा हा हा। हाँ, पिताजी हमेशा से ऐसे ही थे। वे आमतौर पर बहुत खूंखार दिखते हैं लेकिन वो हमें एक बार भी पीटने की हिम्मत नहीं कर पाते थे और केवल हमें डराने के लिए गुस्से का दिखावा करते थे। यह कहते हुए सारिका का चेहरा गर्मजोशी और हंसी से भरा था। उसके बाद अर्थ ने कहा, जब हम छोटे थे तो हम दोनों हमेशा ही साथ रहते थे लेकिन मेरे 12वें जन्मदिन पर दादाजी ने तुम्हें अलग से छोटा सा आंगन बनवा दिया था और तुम्हें मेरे साथ सोने से मना कर दिया था। मुझे याद है कि तुम मेरे साथ सोने के कैसे दादाजी से मिन्नतें करती थी, गुस्सा करती थी और चिल्लाती थी, यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देती थी। लेकिन दादाजी ने उसके बाद तुम्हें मेरे साथ कभी सोने नहीं दिया था। इस समय अर्थ के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वास्तव में उस समय छोटी थी और बहुत सी चीजें थीं जो मुझे उस समय समझ नहीं आती थी। यह कहते हुए सारिका ने अर्थ के कंधे पर हल्के से चुटकी ले ली। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने बड़े होने के बाद ही सीखी हैं। क्या चीजें? अर्थ ने शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए पूछा। वे ये कि बड़े होने के बाद लड़के लड़कियां एक साथ नहीं सो सकते और उस तरह से चुंबन भी नहीं कर सकते जैसे कि हम पहले छोटे में करते थे। ओह, तो ऐसा है? अर्थ ने चमकती हुई आंखों से सारिका के गाल को देखा और उसके करीब आते हुए पूछा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे गाल को किस करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तो फिर मुझसे शादी कर लो, सारिका ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। उसके गुलाबी गाल थोड़े उठे हुए थे। अगर तुम मेरी छोटी चाची नहीं होती तो मैं निश्चित ही तुमसे शादी कर लेता, अर्थ ने लापरवाही से कहा। इतना कहने के बाद उसने सारिका को देखा जो कि उसे ही घूर घूर कर ही देख रही थी। क्या होगा कहानी में आगे और कैसे रिएक्ट करेगी जब आर्या, अर्थ और सारिका को एक साथ देखेगी? जानने के लिए पढ़िए द वारियर आयन ली आयन पाई केट नोवेल पर।
न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप ग्रैप 73 लाइक्स 2 कमेंट 0 शेयर्स 14 आर्या की जलन। छोटी चाची तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? अर्थ ने सावधानी से पूछा। उसे अचानक से महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। तभी सारिका की खूबसूरत आंखें जो काफी देर तक चकित नजर आ रही थीं थोड़ी कांपने लगी। उसने झट से अपनी नजरें अर्थ से दूर कर ली और धीरे से बोली, क्या तुम्हें डर नहीं कि जो तुमने अभी अभी कहा वो तुम्हारी पत्नी सुन लेगी तो क्या होगा? अर्थ ने अपने चारों ओर देखने का नाटक किया और फिर मासूमियत से कहा, ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कोई है, तो तुम किस बात से डरती हो? लेकिन अगर उसने हमारी बात सुन भी लो तो भी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो कि वो मुझसे विवाह करना नहीं चाहती थी और मैं भी वास्तव में उससे विवाह करना नहीं चाहता था। हाँ, अगर उसकी जगह छोटी चाची होती तो मैं। बात मत करो। सारिका ने अर्थ की बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अर्थ के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। काफी देर बाद उसने अर्थ के मुंह पर अपना हाथ हटाया और फिर से अर्थ के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, अर्थ भले ही मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम दूसरी लड़कियों से बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं कहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम ऐसा सोचते हो यही काफी है। आखिरी के 2 वाक्यों में सारिका की आवाज बहुत शांत हो गई थी। उसके बुदबुदाने में कड़वाहट और उदासी का भाव था जो सुनने वाले का दिल तोड़ दे। अर्थ का दिल भी जोर से हिल गया। उसने और कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से अपने बगल वाली लड़की की सांसें और दिल की धड़कनें सुनता रहा। जब मैं छोटी थी तो पतली सी गोल मटोलू थी और हर कोई मुझे बतख का बच्चा कहता था और मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे हर धमकाता था। सारिका ने अर्थ से लिपटते हुए कहा, उस समय केवल तुम ही मेरे साथ खेलते थे और जब भी कोई मुझे तंग करता था तो तुम उनसे लड़ने के लिए दौड़ पड़ते थे और उन्हें भगा देते थे। उस समय तुम हमेशा चोटों से घिरे रहते थे। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा का आनंद लिया करती थी। मुझे विश्वास था कि तुम हमेशा इसी तरह मेरी रक्षा करोगे। सारिका के शब्दों ने अर्थ को छोटी सारिका की याद दिला दी। उस वे वास्तव में गोल मटोल लड़की हुआ करती थी लेकिन वो छोटी चाची थी और अर्थ उससे 1 साल बड़ा था, इसलिए उसकी रक्षा करना मानो अर्थ का एकमात्र मिशन था। लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि एक समय एक गोल मटोल लड़की एक खूबसूरती परी में बदल जाएगी। कौन जानता है कि कबीले के कितने ही युवा लड़के उसे पाने के लिए तरसते होंगे। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी नसें विकृत हो गई थी और मैंने तुरंत ही गहन शक्ति को विकसित करना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने की बारी अब मेरी थी। उस समय मैंने सोचा था कि तुम मेरी रक्षा करो या मैं तुम्हारी रक्षा करूं, एक ही बात है। उस समय हम हमेशा एक साथ रहते थे। जब मैं बड़ी नहीं हुई तब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हें एक पत्नी मिल जाएगी और आगे जाकर मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। इतने लंबे समय बाद मुझे लगा कि मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। आज तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए थी लेकिन सुबह से शाम तक मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिल में से कुछ गायब हो रहा है। जब मैं सोना चाहती थी तो सो नहीं पाई। चाहे कुछ भी हो अर्थ, जब तुमने मुझसे ऐसे शब्द कहे तो मैं कुछ हद तक खुश हो गई थी फिर भी वास्तव में दुखी थी। सारिका की बात सुनकर अर्थ कुछ नहीं बोला। उसे यही भी पता नहीं था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसके और सारिका के बीच एक धुंधली भावना बहुत पहले ही पैदा हो गई थी। जब उन्हें इस प्रकार की निषिद्ध भावना का पता चला तो वे दिन रात एक साथ रहते थे लेकिन कभी भी दोनों में से किसी ने अपनी भावना खुलकर एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं की, बल्कि अपने दिलों में उन्होंने इस भावना को पारिवारिक प्यार का दर्जा दे दिया। सारिका ने आज से पहले अपनी भावनाओं को इस प्रकार से कभी प्रकट नहीं किया था। रात की गहराई में इस अलग थलग पहाड़ी की चोटी पर सारिका ने अपनी इतने समय से छिपी अदम्य भावनाओं को अर्थ के सामने प्रकट किया था, जिन्हें उसने इतने समय से रोक कर रखा था। अर्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसने अपना हाथ सारिका की ओर बढ़ाया और उसे गले से लगा लिया। सारिका शरीर थोड़ा कांप उठा लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया। उसने अपने आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपना पूरा शरीर अर्थ की बाहों में दे दिया। सारिका का शरीर बहुत सुंदर और कोमल था। उसकी कोमल साटन जैसी त्वचा किसी भी व्यक्ति की आत्मा तक को हिला सकती थी। अर्थ ने उसे मजबूती से गले लगाने की हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि वो उसे डरा देगा। लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि फूल जैसी कोमल दो भुजाएं उसकी पीठ पर लिपट गई हैं और उसे और भी कसकर पकड़ने की पहल कर रही हैं। सारिका की इच्छा ने अर्थ के दिल की झिझक को दूर कर दिया। उसने सारिका की पतली कमर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसकी हाथ गलती से दूसरी जगह चला गया और उसे एक नरम और गर्म एहसास महसूस हुआ। आह! सारिका के मुंह से एक हल्की कराहट निकली। अर्थ अपना हाथ हटाना चाहता था लेकिन सारिका की नरम बाह उस हाथ के ऊपर टिकी हुई थी। अर्थ को लगा वो उस हाथ को दूर करना चाहती है लेकिन उसकी मुलायम हथेली ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अर्थ का हाथ वहीं रुक गया। उसके स्तनों के बीच अर्थ उसकी तेज धड़कन एक को महसूस कर सकता था। सारिका की सांसों की आवाज भारी थी। उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक पहले ही एक लाली फैल गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना सिर अर्थ की छाती पर इस तरह टिक कर दिया जैसे कि यह साबित करने की कोशिश कर रही हो कि वह पहले ही सो चुकी थी। अर्थ ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरी तरह से शांत और पूरी तरह से चुप, वे दोनों शांति से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रात गहरी हो गई थी जब आर्या ने उन्हें पाया तो वे उसी स्थिति में थे लेकिन गहरी नींद में सो चुके थे। आर्या अर्थ की तलाश में निकली थी। उसने सोचा था कि अर्थ ताजी हवा में सांस लेने के लिए निकला था। जब वह ताजी हवा लेने के लिए बाहर आया था तो आर्या ने भी अपना बिस्तर छोड़ दिया था और उस कोने में कंबल बिछा दिया था ताकि वापस लौटने पर सुरक्षित रूप सो सके। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी अर्थ वापस नहीं लौटा। इसके बजाय पहले की आवाजों से ऐसा लग रहा था कि वह चुरु कबीले के पीछे के पहाड़ों में चला गया। प्राथमिक गहन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर अपनी कमजोर गहन शक्ति के साथ वह इतने लंबे समय के लिए पीछे पहाड़े पर चला गया था। इस विचार के साथ आर्या को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसकी तलाश में वो बाहर आई और उसने अपने सामने इस प्रकार के दृश्य देखा जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। आज एक विवाहित जोड़े के रूप में उसका और अर्थ का पहला दिन था। जब वह चुरु कबीले की सड़क पर ले गया तो उसके शांत रवैये में गर्व था। शादी के हाल में उसने अपने गुस्से और नफरत पर काबू रखा था। दुल्हन कक्ष में हालांकि उसने कई तरह की बातें की और उसका मुंह थोड़ा अश्लील भी था लेकिन यहाँ वो सारिका के साथ लिपट कर सो रहा था। आर्या की आंखों के भाव लगातार भ्रम, अनिच्छा और निराशा के बीच आकर्षक रूप से झूलता रहा। एक सुनसान अकेलापन भी था जिसे वह समझ नहीं पाई। अर्थ सारिका के साथ मिलकर स्थिरता के साथ सो रहा था। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था जिससे स्पष्ट रूप से एक गर्माहट भरी मुस्कान प्रकट हो रही थी। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से शिथिल थीं। उसकी अभिव्यक्ति ढीली और शांत थी जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा हो। अचानक आर्या के दिल में एक असहज भावना तैरने लगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसके मन में अर्थ के प्रति कोई भावना थी, लेकिन वह और अर्थ एक विवाहित जोड़े बन गए थे। उसका हमेशा से मानना था कि यह शादी उसके लिए एक औपचारिकता थी। पति और पत्नी के रूप में उसकी हैसियत महज एक पदवी थी और कोई भी चीज उसके दिल में थोड़ी हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। हालांकि कुछ चीजों में दिल हमेशा किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है और महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से सच था। आखिरकार वह और अर्थ पहले से ही पति पत्नी थे। हालांकि अपने विचारों में उसे इस तरह के दृश्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन यह तथ्य कि अर्थ अब उसका पति है अभी भी उसके अवचेतन में स्पष्ट रूप से अंकित था। चूंकि वह उसका पति था इसलिए उसका अधिकार केवल उसका होना चाहिए था। इसके बजाय वह अपनी शादी की रात वह एक अन्य महिला के साथ तब तक लिपटा रहा जब तक कि वे दोनों सो नहीं गए।
और उसके चेहरे पर इतनी गर्मजोशी और संतुष्टि भरी मुस्कान थी। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से आर्या के मन में इस प्रकार की अपरिचित भावना को जन्म देगा, फिर भले ही वे लड़की अर्थ की छोटी चाची ही क्यों ना हो। इस तरह की असहज भावना के कारण उसका आमतौर पर शांत और जमे हुए परी जैसा दिल थोड़ा हिल गया। जलन की इस भावना ने उसे तुरंत अपनी चिंता से जागने और अपना सारा ध्यान अपने दिल को शांत करने में केंद्रित किया। काफी समय बाद वह चुभन का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया और उसका दिल पूरी तरह से शांत हो गया। उसने अर्थ और सारिका को परेशान नहीं किया और बिना कोई आवाज किए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद आर्या वापस लौट आई। उसकी बाहों में इस समय एक लाल रंग का कंबल था। उसने सावधानी से अर्थ और सारिका को कंबल से अच्छे से ढक दिया और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब अर्थ जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसकी छाती से सटी हुई सारिका अभी भी सो रही थी। उसकी सोने की मुद्रा आकर्षक रूप से मधुर थी। उसका नींद से धुंधला दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया और धीरे धीरे कल रात का दृश्य अर्थ के दिमाग में फिर से घूमने लगा। हालांकि पूरी रात के बाद अर्थ का कंधा शून्य हो गया था और उसे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, फिर भी उसने सारिका की शांतिपूर्ण नींद में खलल न डालने के लिए जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसका ध्यान अचानक से अपने शरीर को ढकने वाले कंबल पर गया। जैसे ही उसने कंबल पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, अर्थ के मुंह से बेकाबू दहाड़ निकली। यह वही कंबल था जो कल दुल्हन कक्ष के बिस्तर पर बिछाया गया था। अर्थ ने अपने आंगन की ओर देखा। उसके दिल से कराह निकली। शादी की रात न केवल वह दुल्हन कक्ष में नहीं था बल्कि बाहर भी गया था और पूरी रात अन्य महिला के साथ सोया था। और उसकी नवविवाहित पत्नी भी कंबल देने के लिए खुद यहाँ आई थी। यह बात सचमुच बेहद रोमांचक थी। तो क्या होगा आगे कहानी में, और ये किस तरह का रिश्ता है सारिका और अर्थ का? क्या आर्या के मन में अर्थ के प्रति भावनाएं पैदा हो रही है? जानने के लिए पढ़िए द वारियर आयन पाइकेट नोवेल पर 615 चुरू संप्रदाय से आया पत्र। सुबह का समय था। आसमान में अभी सूरज निकला ही था कि चुरू कबीले के लीडर परवान के दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिससे उनकी नींद तुरंत खुल गई। लीडर, लीडर, क्या आप जाग रहे हैं? परवान ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? यह चुरू संप्रदाय से एक पत्र आया है। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने उत्साह के साथ कहा। क्या? चुरू संप्रदाय से? चुरू कबीले का लीडर तियान सिटी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो वो बिस्तर से ऐसे उछल पड़ा जैसे कि किसी ने उसके पेट में खंजर से वार कर दिया हो। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोल दिया और चुरू कबीले के शिष्य को पकड़ लिया जिसने उसे आवाज लगाई थी, और वह अपनी आंखें चंडी करते हुए चिल्लाया, तुमने चुरू संप्रदाय कहा? चुरू संप्रदाय? हाँ, यह चुरू संप्रदाय से पत्र है। उस शिष्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ सिर हिलाते हुए अपने हाथ का पत्र परवान की ओर बढ़ा दिया। इस पत्र पर चुरू संप्रदाय की ईगल मुहर है। इस ब्लू विंड एम्पायर में कोई भी चुरू संप्रदाय की ईगल मुहर बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने पत्र पर ईगल सील देखी तो परवान का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जोर से पत्र को पकड़ लिया और तुरंत लिफाफा फाड़कर सावधानी से अंदर का कागज निकाला। वैसे तो चुरू संप्रदाय और चुरू कबीले के नाम में केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन वह अंतर आकाश और पृथ्वी के अंतर जितना था। चुरू कबीला मुश्किल से तियान सिटी में ताकतवर कबीलों में गिना जाता है, लेकिन पूरे आकाश महाद्वीप में चुरू कबीला एक नामहीन अस्तित्व था। लेकिन चुरू संप्रदाय पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के 4 सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक था। उसकी प्रतिष्ठा हेवनली विला, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय और बर्निंग हेवन संप्रदाय के समान थी। चुरू संप्रदाय वास्तव में एक ऐसी ताकत थी जिसकी बराबरी की उम्मीद चुरू कबीला अपने सपने में भी नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से कहें तो चुरू संप्रदाय का एक बेकार नौकर भी चुरू कबीले के लीडर का सम्मान पाने योग्य था। हालांकि चुरू कबीले और चुरू संप्रदाय के बीच एक संबंध था।
ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने चोरू कबीले की स्थापना की थी वे चोरू संप्रदाय का एक व्यक्ति मकरंद था। अफवाह के अनुसार वह व्यक्ति चोरू संप्रदाय के एक बुजुर्ग का बेटा था। हालांकि मकरंद बुजुर्ग द्वारा नशे की हालत में चोरू संप्रदाय की एक नौकरानी के साथ बलात्कार करने का परिणाम था। मकरंद की प्रतिभा में बचपन से ही थोड़ी कमी थी। मकरंद की कम प्रतिभा के साथ चोरू संप्रदाय में रहने से बुजुर्ग को और ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी, इसलिए उसने मकरंद को इस छोटे से शहर थियान सिटी में भेज दिया और चोरू कबीला स्थापित करने में उसकी मदद की। उसके बाद बुजुर्ग ने मकरंद पर कोई ध्यान नहीं दिया और चोरू कबीला और चोरू संप्रदाय के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मकरंद का जन्म गौरवशाली चोरू संप्रदाय में हुआ था। उसने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत कर अपनी गहन शक्ति को विकसित करने में बिताया, इस उम्मीद में कि कभी उसे अपनी पहचान वापस मिलेगी और वो वापस चोरू संप्रदाय में लौट जाएगा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह इच्छा कबीले के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई और चोरू कबीले की हर पीढ़ी का अंतिम लक्ष्य बन गई। चोरू कबीले का हर लीडर को यह उम्मीद थी कि एक न एक दिन वे चोरू संप्रदाय से जरूर संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन इतने वर्षों में कोई भी ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो यह काम पूरा कर सका हो। उनके लिए चोरू संप्रदाय के बारे में बात करना आकाशीय महल के समान था, जो कुछ ऐसा था जहां पहुंचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज चोरू संप्रदाय से पत्र आने के कारण कबीले का लीडर परवान खुशी से फुला नहीं समा रहा था। अति उत्तेजना के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक सपने में था। पत्र को पढ़ने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने सामने खड़े शिष्य से कहा, जल्दी से बड़ों को सूचित करो कि वे तुरंत फाइल में इकट्ठे हों, उन्हें बताएं कि चोरू कबीले के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा होनी है। जल्दी जाओ। हाँ, चोरू कबीले के शिष्य ने उत्तर दिया। वहीं दूसरी ओर अर्थ ने हाथ में लाल रंग का कंबल पकड़े हुए सावधानी से दरवाजा खोला। उसने देखा कि आर्या पहले से ही बिस्तर के पास बैठी जाग रही है। उसकी खूबसूरत आंखें पानी की तरह शांत थी जो उसे ही देख रही थी। अर्थ ने तुरंत कंबल को मेज पर फेंक दिया। उसकी दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी हुई थी। फिर उसने शांति से पूछा, वाइफी तुम इतनी जल्दी उठ गई? कल रात आपको अच्छी नींद तो आई न? आप पहले मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप कल रात कहाँ थे? आर्या ने धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी खुड़ गई थी। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने शीशे के सामने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हालांकि वह कल रात सारिका के साथ पहाड़ों पर सो गया था। जब वह उठा तो उसका मूड काफी अच्छा था। उसने अपने कपड़ों और बालों को ठीक किया और आर्या से बोला, चलो चलें, आज पहले दिन की सुबह है, हमें दादाजी को प्रणाम करने जाना है। तुम मना तो नहीं करोगी न? आर्या ने कुछ नहीं कहा और खड़े होकर उसके आगे दरवाजे से बाहर चली गई। अर्थ ने अपने कंधे झटकाए और तेजी से उसके पीछे चला गया। हरीन प्रत्येक दिन जल्दी उठते थे। जब आर्या और अर्थ हरीन के आंगन में पहुंचे तो हरीन पौधों को पानी दे रहा था। उसने जैसे ही आर्या और अर्थ को प्रवेश करते हुए देखा तो धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आओ आर्या बेटा। अर्थ तेजी से आगे बढ़ा। उसने आर्या का छोटा सा नरम हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आर्या का हाथ नरम और चिकना था, फिर भी स्पर्श करने पर ठंडा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्य थी। आर्या का पूरा शरीर अकड़ गया। वो अर्थ से अपना हाथ छुड़ाने ही वाली थी कि उसने हरीन की निगाहों पर ध्यान दिया और उसके पास इसे चुपचाप सहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने अर्थ को हाथ में हाथ डाले अपने साथ चलने दिया। उसके पिता हरीन के प्रति हमेशा से सम्मानजनक थे और वो उनसे अलग नहीं थी और हरीन का सम्मान करती थी। अगर उसने हरीन के सामने ही अर्थ का हाथ झटक दिया होता तो निश्चित रूप से यह हरीन का अपमान होता, जो कि आर्या नहीं चाहती थी। दादाजी, आज फिर आप इतनी जल्दी उठ गए? अर्थ ने शिष्टाचार के साथ हरीन को नमस्ते किया। आर्या दादाजी के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। आर्या हल्के से शर्माई। उसकी मुद्रा सौम्य और गरिमापूर्ण थी।
यह पहली बार था जब किसी ने उसका हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ था। इस समय वो क्रोधित और असहाय दोनों महसूस कर रही थी। अगर उसके सामने हरी नहीं होते तो अर्थ की इस हरकत के लिए वो तब तक के लिए उसका हाथ फ्रीज कर देती जब तक कि वो गंभीर रूप से उदास ना हो जाता। हाँ हाँ, तुम दोनों बहुत जल्दी उठ गए। अर्थ और आर्या को देखकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता भरी एक मुस्कान थी। आर्या, आपको अर्थ की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। सच कहूं तो यह शादी आपके लिए उचित ही नहीं थी, लेकिन हमारा परिवार आपकी भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी इच्छा आप दोनों को शांति से अपना जीवन जीते देखना है। आर्या हरीन की बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। तभी अर्थ ने जल्दी से कहा, दादाजी ऐसा मत कहो। मैं अर्थ आपका पोता हूँ और ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए मैं उपयुक्त नहीं। हमने उसके साथ कहाँ गलत किया है। परिवार में शामिल होने के बाद वे अवश्य ही दादाजी को सम्मान देगी और फिर दिन बीतने के साथ मेरा सफलतापूर्वक ध्यान भी रखेगी। अगर उसने यह ठीक से नहीं किया तो मैं उसे तलाक देकर एक अच्छी पत्नी ढूंढ लूंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, आर्या मेरी वाइफ ही? उसने आखिरी बात आर्या की ओर देखते हुए पूछी। यदि इस समय हरीन उसके सामने नहीं खड़े होते तो आर्या निश्चित रूप से फ्यूजन क्लाउड की गुप्त तकनीक का उपयोग करके अर्थ का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देती। हा हा हा, हरीन बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगा। उसने अर्थ की ओर देखा, हंसते हुए देखा और कहा, आर्या अभी अभी हमारे परिवार में शामिल हुई है और तुम उसे पहले से ही इस तरह धमका रहे हो। आर्या तुम इसकी बकवास मत सुनो। यह लड़का बचपन से ही बदमाश रहा है। मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ आओगे, इसलिए मैंने पहले ही नाश्ता बनवा लिया है। आओ साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ दादाजी, यह सही है। क्या हमें छोटी चाची को भी बुलाना चाहिए? वे बचपन से ही सोना पसंद करती है। चूंकि अभी जल्दी है इसलिए उसे परेशान नहीं करते हैं, दादाजी ने कहा। 10 के बाद वे तीनों घर के अंदर चले गए जहां मेज पर पहले ही 3 लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया गया था। अर्थ ने अभी भी आर्या हाथ नहीं छोड़ा था। उसने आर्या को खींच लिया जो कि बड़ी कोशिश के साथ नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। अपने बगल की सीट पर बैठा लिया। उनके सामने वाली सीट पर हरीन बैठने ही वाले थे कि बाहर तेज कदमों के साथ एक कर्कश आवाज आई। 5वें एल्डर, क्या 5वें एल्डर यहाँ हैं? क्या है? उन्होंने खड़े होते हुए कहा। लीडर का आदेश है, कबीले के भविष्य से संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, इसलिए सभी एल्डर को तुरंत मुख्य हॉल में एकत्रित होने का आदेश मिला है, इसलिए तुम्हें भी तुरंत जाना होगा, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। उसकी बात सुनकर हरीन ने हितेश द्वारा दी गई जैकेट पहनी और आर्या और अर्थ से कहा, ऐसा लगता है कि कोई इमरजेंसी है। तुम दोनों एक खाना खाओ और तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत बाहर चला गया। हरीन कमरे से बाहर निकला ही था कि आर्या का हाथ बिजली की तेजी से अर्थ के हाथों से छूट गया। साथ ही अर्थ का शरीर एक झटके के साथ थोड़ा पीछे की ओर उछल गया। उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, आर्या मेरी वाइफ ही, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि मैंने तुम्हारा इसलिए पकड़ा ताकि दादाजी को मानसिक शांति मिल सके। मेरा इसके पीछे और कोई इरादा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप गुस्से में मुझ पर हमला नहीं करोगी, हाँ है ना? आर्या की अभिव्यक्ति वास्तव में थोड़ी ठंडी हो गई। उसने बेरुखी से कहा, अगर तुमने दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं वास्तव में अगली बार इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। अर्थ ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने केवल तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम इतने में ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई हो। हम अभी भी एक विवाहित जोड़ा हैं। भले ही तुमने मेरे पिता की कृतज्ञता बदला चुकाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन फिर भी हम हैं तो पति पत्नी ही। चूंकि हम पति पत्नी हैं इसलिए मेरे लिए तुम्हें किसी भी जगह छूना एक सामान्य बात है। हाथ की तो बात ही छोड़िए। लेकिन यहाँ तो शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम हमेशा से ठंडे और उदासीन रही हो। तुमने मुझे रात को एक ही बिस्तर पर सोने भी नहीं दिया।
और अब तो हाथ पकड़ने पर भी इतना गुस्सा आता है। मैंने ये कैसी पत्नी से शादी की है। अर्थ का स्वभाव आर्या को असहाय महसूस करा रहा था। पहली बार जब आर्या ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि वह उदासीन और गौरवान्वित है। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका स्वभाव सामान्य नहीं है और उसमें कई रहस्य हैं। कई बार अर्थ ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह 16 साल का बच्चा नहीं बल्कि कई वर्षों वाला एक अनुभवी वयस्क व्यक्ति है। और कभी कभी वे इस तरह का असभ्य स्वभाव व्यवहार करता जो कि तब प्रकट हो जाता था जब वह सावधान नहीं होता था। और अब भले ही उसने स्पष्ट रूप से बेशर्मी से उसका उल्लंघन किया था, फिर वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बजाय एक छोटे लड़के की तरह उसने बेशर्मी से शिकायत की और उसने आर्या को एक खलनायक में बदल दिया। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई और समझ ही नहीं पाई कि उसे हंसना चाहिए ये रोना। यहाँ तक उसके मन जो बड़ी मात्रा में गुस्सा था वो भी खत्म हो गया। भूल जाओ, बैठकर खाना खाते हैं, आर्या ने शांत भाव के साथ कहा। क्या अब मेरी वाइफ ही नाराज नहीं है? वह एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह है। चलो खाते हैं। अर्थ तुरंत आर्या के बगल में बैठ गया और अपनी प्लेट में रखा भरा बीन केक आर्या की प्लेट में रख दिया। आर्या को थोड़ा पछतावा होने लगा कि उसने अपने गुरु से 1 महीने के लिए अर्थ के साथ रहने का जो अनुरोध किया था वह एक खतरनाक निर्णय था। तो कैसे झेलेगी आर्या अर्थ को 1 महीने तक? और चुरु संप्रदाय से आए पत्र में क्या है, जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयन ली आयन पाए केट नोवेल पर।